अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब किस्त नंबर 16। उसकी तसल्लियों पर महबानों ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की और चादर के पल्लू से रुखसारों पर ढलक आने वाले आंसू साफ करने लगी। शहरियार ने अपनी टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। महबानों ने उसे थाम लिया और 2 घूंट पानी पीने के बाद ग्लास वापस मेज पर रख दिया। अब वो खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन नम नम सी आंखों में उतर आने वाली सुर्ख डोरों वाली आंखों ने उसे और भी मजीद पुरकशिश बना दिया था। शहरियार ने उसकी आंखों की कशिश से नजरें चुराते हुए इंटरकॉम पर अब्दुल मनान को अंदर आने का हुक्म दिया। अब्दुल मनान, फौरी तौर पर इस लड़की के किसी महफूज जगह रहने का बंदोबस्त भी करना है, किसी ऐसी जगह जहां ये चंद दिन खामोशी से गुजार सके। फिर मैं देखूंगा कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना है। फिलहाल हमारे सामने सबसे अहम मसला ये है कि इसके लिए किसी महफूज मकाम की फराहमी मिल जाए। अब्दुल मनान के अंदर आते ही शहरियार ने अपना मकसद बयान किया। मैं खुद भी इस मामले पर सोचता रहा हूँ सर। अगर इस केस में चौधरी इफ्तिखार मुलव्विस नहीं होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन चौधरी की वजह से हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो हमारे इलाके में कोई भी जगह इन मोहतरमा के लिए मुनासिब नहीं रहेगी। इस पूरे जिले में चौधरी का अच्छा खासा असर रसूख मौजूद है। उसके बंदे आराम से इसको तलाश कर लेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन्हें फौरी तौर पर लाहौर के किसी दारुल अमान में मुंतकिल करवा दें। बाद में किसी NGO या किसी और इदारे की मदद से इस मामले को उठाया जा सकता है। अब्दुल मनान ने शहरियार को मशवरा दिया जो उसे बहुत मुनासिब मालूम हुआ। ठीक है अब्दुल मनान, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन इसे लाहौर किसके साथ भिजवाओगे? इस काम के लिए भी तो किसी एतमाद के बंदे की जरूरत पड़ेगी ना। तुम्हारे ख्याल में कौन होना चाहिए? हमारा अपना ड्राइवर ना सर, उस पर आप आंखें बंद करके एतमाद भी कर सकते हैं। मैं उसको सूरत-ए-हाल अच्छी तरह से समझा दूंगा। साथ ही दारुल अमान की इंतजामिया के नाम एक खत भी लिख दूंगा ताकि वो इन मोहतरमा की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर सीगे राज में रखें। शहरियार की तशवीश के जवाब में अब्दुल मनान ने उसे तसल्ली देना चाही। ठीक है, तुम जिस तरह मुनासिब समझो इस केस को हैंडल कर लो। शहरियार ने अब्दुल मनान को जवाब दिया। आइए मोहतरमा। अब्दुल मनान ने महबानों को पुकारा। वो झिझकती हुई उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही शहरियार को कमरे के बेहद खाली होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने फौरन ही इस एहसास को अपने दिल से और दिमाग से झटकते हुए एक फाइल की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल कर लिया। गयास मोहम्मद चौधरी इफ्तिखार के सामने खड़ा थर थर कांप रहा था। चौधरी के चेहरे और आंखों से झलकता गजब उसके औसान खता किए जा रहा था। कसम ले ले सरकार, कसम ले ले, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं और नूरा तो उसे घर छोड़कर आपके हुक्म पर हवेली चले आए। वो पीछे से कैसे भाग निकली हमें खबर नहीं मिली। हमें तो घर जाकर ही मालूम हुआ और मैं सबसे पहले आपके पास इत्तला लेकर दौड़ा चला आया। कपकपाती आवाज में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सफाई पेश करना चाही। ज्यादा मासूम न बन गयास मोहम्मद, तेरा काम था कि तू अपनी धी को काबू में रखता। मैं 2 मुलाकातों में उसकी फितरत पहचान गया। तू उसका बाप होकर कैसे पहचान ना सका कि तेरी धी किसी अथरी घोड़ी की तरह लगती है जिसे लगामे डालकर रखना बहुत जरूरी हुआ करता है। तूने अपनी जिम्मेदारी पहचानी ही नहीं। बजाय इसके कि हवेली आते हुए उसका कोई बंदोबस्त करके आता, तू उल्टा मुझ पर एहसान जताने बैठ गया है कि मेरे बुलावे पर तू और तेरी घर वाली फटाफट यहाँ चले आए और पीछे जो कुछ हो गुजरा तू उसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं। गयास मोहम्मद की बात पर चौधरी गजबनाक होकर चिंघाड़ना शुरू कर चुका था। माफ कर दें सरकार, मेरी नस्लें आप पर कुर्बान जाएं। मैं भला ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ कि आप पर कोई इल्जाम धरूं।
गयास मोहम्मद फौरन ही चौधरी के कदमों में गिर पड़ा। तेरा जुर्म माफ करने के लायक नहीं है गयास मोहम्मद। महबानो, तेरे पास मेरी अमानत थी, तूने हमारी अमानत की हिफाजत नहीं की। कैसे उसने तेरे घर की दहलीज को पार किया? तू उसे घर में छोड़कर आते वक्त कोई बंदोबस्त क्यों करके नहीं आया? चौधरी महबानो के इस तरह हाथ से निकल जाने पर बुरी तरह से तिलमिला रहा था। इस तिलमिलाहट का इजहार करने के लिए फिलहाल उसे गयास मोहम्मद ही मैसर था। मैं उसे बहन की निगरानी पर छोड़ कर आया था सरकार। वो बेचारी हमारे कहने पर उसके पास रुकी हुई थी, पर महबानो ने उसे बहुत ज्यादा धोखा दिया। जोहरा बताती है कि महबानो को सोता समझकर गुसल खाने में चली गई थी। उसे क्या मालूम था कि महबानो सोने का मकर करती है और उसे गुसल खाने में बंद करके चलती बनेगी। उस बेचारी को तो खबर भी ना हुई कि कब महबानो ने बाहर से गुसल खाने की कुंडी चढ़ा दी। वो तो जब उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद है। हमारे घर पहुंचने तक वो गुसल खाने का दरवाजा अंदर से पीट पीट कर हलकान हो गई थी। गयास मोहम्मद ने एक बार फिर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करना चाहिए। बंद कर ये सारी बकवास, मुझे तेरे ये दुखड़े बिल्कुल नहीं सुनने। चुप कर जा। तेरा क्या है? तेरी कौन सी इज्जत है जो बेटी के इस तरह भाग जाने से खराब हो जाएगी? पग तो मेरी उछलेगी ना कि चौधरी इफ्तिखार की होने वाली बीवी निकाह से पहले घर छोड़कर कैसे भाग गई। बात तो मेरी बनेगी ना, हंसी तो मेरी उड़ेगी। चौधरी ने गयास मोहम्मद को लताड़ा। न सरकार, पग उछले आपके दुश्मनों की। हमने तो अभी तक किसी को ये बात बताई भी नहीं। इरादा था कि आपकी तरफ से ब्याह का जोड़ा और जेवरात जब पहुंच जाएंगे तो सारे गांव को इकट्ठा करके खबर कर देंगे। अभी तो ये बात सिर्फ मेरी बेटियों और दामादों तक महदूद थी। अभी तो मैंने पूरा और सफदर को भी ये खबर नहीं भिजवाई थी। आप बेफिक्र रहें सरकार, हम में से जिस जिसको ये बात मालूम है वो भूले से भी ये बात जबान से नहीं निकालेगा। आपकी इज्जत हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज है। आप पर तो हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं जनाब। महबानो यहाँ से निकल गई है तो आपकी पहुंच से बाहर कहाँ जा सकेगी जनाब। आप उसके हाथ आ जाने पर अगर उसकी खाल भी खिंचवा देंगे ना तो उस नमकखार की जबान से उफ तक नहीं सुन सकेंगे। मैंने धी आपको देने की हामी भर ली थी, अब उस पर से मेरा हक खत्म। वो आपकी चीज है, आप जो चाहें उसके साथ सलूक कीजिएगा, बिल्कुल आपको इजाजत है। गयास को अपनी चापलूसियों से इस बात का पक्का इंतजाम करना था कि महबानो के उठाए हुए कदम का नतीजा उसे खुद न भुगतना पड़े और वो चौधरी के अताब से महफूज रहे। बस अड्डे पर जाने वाले आदमी वापस आ गए हैं चौधरी साहब। उन्होंने अच्छी तरह से मालूम किया है 2 घंटे पहले जो बस वहां से निकली थी उसमें कोई तन्हा लड़की मौजूद न थी। अभी जो बस फैसलाबाद जाने के लिए तैयार खड़ी है उसकी बहुत अच्छी तरीके से तलाशी ले ली गई है। उसमें भी गयास मोहम्मद की धी बैठी हुई नजर नहीं आई। उस वक्त मुंशी अल्लाह रखा भी वहां मौजूद था और सबकी निगरानी में बस को दोबारा से चेक किया गया। अब ये इत्तला लेके ही सब लोग चौधरी इफ्तिखार की खिदमत में हाजिर हो चुके थे। फिर कहाँ जा सकती है वो? तुम उसे गांव में तलाश करो, हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर छुपी बैठी हो। ना मिलने की इत्तला पर हैरान होते हुए चौधरी ने उन तमाम लोगों को हिदायत दे डाली। मैंने ये काम पहले ही शुरू करवा दिया है जनाब। गयास मोहम्मद की दोनों बेटियों के घरों की तलाशी ली जा चुकी है। अब मैं उसकी जनानी के साथ अपने एतबार की 2-1 औरतों को लगाकर बहाने से उनके सारे घरों की तलाशी करवाता हूँ जिन पर मुझे शक है। आप बेफिक्र रहें, अगर उसकी धी गांव में ही मौजूद है ना तो यहाँ से निकलकर कहीं नहीं जा सकेगी। दूसरी सूरत में मैंने फैसलाबाद की तरफ तो बंदे दौड़ा दिए, वहां से ना सही कहीं से तो उसका पता मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुंशी अल्लाह रखा ने चौधरी इफ्तिखार को अपनी कारकर्दगी से आगाह करते हुए तसल्ली देना चाहिए। ये अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छा काम किया, पर मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वो बस में सवार नहीं हुई तो फिर फैसलाबाद कैसे पहुंचेगी। चौधरी इफ्तिखार महबानो को पाने के लिए जितना बेचैन था उसके गायब होने से उतना ही बावला हो चला था। उसका बस नहीं चलता था कि किसी तरह से घड़ी की चौथाई में महबानो उसे मिल जाए और उसके सामने हाजिर हो जाए। हो सकता है वो किसी खानदान के साथ मिलकर बैठ गई हो, इसलिए किसी को अंदाजा ना हो सका हो। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसने बस में जाने के बजाय सड़क पर से गुजरने वाली किसी प्राइवेट गाड़ी या लोडर ट्रक से लिफ्ट ले ली हो। बहरहाल जो भी सूरत बनी
آپ اس بات کی تسلی رکھیں کہ ہمارے بندے اسے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کر دیں گے۔ منشی اللہ رکھا ایک بار پھر چاپلوسی والا انداز اختیار کرتے ہوئے چودھری افتخار کو دلاسا دینے لگا۔ چودھری افتخار فی الحال اس تسلی پر بھروسہ کر سکتا تھا، چنانچہ منشی کی بات پر ایک ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ غیاث محمد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے چودھری افتخار سے پوچھا۔ تو جا اور جا کر کہیں سے اپنی دھی کو تلاش کر کے لے آ، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہ کر۔ اگر وہ نہ ملی تو سمجھ لینا تیرا انجام اچھا نہ ہوگا۔ چودھری افتخار نے قہرناک لہجے میں فیصلہ سنایا۔ غیاث محمد اس فیصلے کو سن کر کانپ اٹھا اور لرزتا ہوا چودھری افتخار کے قدموں پر دوبارہ سے گر پڑا۔ رحم سرکار، رحم، میں آپ کا نمک خوار آدمی، میری بدبخت اولاد کی کرنے کی سزا مجھے تو نہ دیں۔ وہ بدنصیب تھی جو آپ کی بخشی عزت کی قدر نہ کر سکی۔ میں اور اس کی ماں تو بڑے شوق سے آپ کے دیے ہوئے کپڑے اور زیور لے کر گھر گئے تھے کہ وہ اتنی قیمتی چیزیں دیکھے گی تو اپنے نصیبوں پر ناز کرے گی، لیکن کرمو جلی نے تو اپنے نصیب کو ٹھوکر مارنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بخت پر بھی سیاہی پھیر دی۔ پر آپ ہم پر رحم کریں سرکار، اگر آپ کا ہاتھ میرے سر سے اٹھ گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ غیاث محمد عورتوں کی طرح دہائیوں پر دہائیاں دیے چلا جا رہا تھا، لیکن چودھری افتخار نے بالکل کان نہ دھرے اور غیاث محمد کو وہیں خاک چاٹتا چھوڑ کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف کو چلا گیا۔ جانے کیا بات ہے، بھاگ غیاث نے مہبانوں کو واپس لا کر نہیں چھوڑا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ کچھ دن کے بعد میری بیٹی کو فیصل آباد چھوڑ دینا، زیادہ دن میری دھی کو وہاں مت روکنا، پر دیکھو آج تیسرا دن بھی گزر گیا اور بھاگ غیاث کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ فیصل آباد میں اپنے گھر بیٹھی حورا نے صفدر سے پریشانی کا اظہار کیا۔ تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ اپنے بھاگ غیاث کا مزاج تو جانتی نہیں ہے کیا؟ جب اس کا من چاہے گا نا تب ہی مہبانوں کو لا کر چھوڑے گا وہ، اس سے پہلے نہیں۔ پر مجھے تو مہبانوں کی بہت فکر ہو رہی ہے، کتنی بددلی سے وہ وہاں رکنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر میرا اپنا جی نہیں مانتا تھا کہ میں اسے وہاں چھوڑ کر آ جاؤں۔ اتنی سی صورت نکل آئی تھی میری دھی کی۔ نوراں کا دل حقیقتاً مہبانوں میں اٹکا ہوا نظر آتا تھا۔ جی تو میرا بھی نہیں مان رہا تھا، پر میں خود پر جبر کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اگر مہبانوں کو واپس لانے پر ضد کرتا تو بھاگ غیاث اپنی اصلیت پر اتر آتا اور خواہ کی بدمزگی پیدا ہوتی۔ خوشی کے موقع پر بدمزگی پھیلانا مجھے اچھا معلوم نہ ہوا، اس لیے میں چپ چاپ لڑکی کو وہاں چھوڑ آیا۔ صفدر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ ایسا کرنا کہ کل تم پیر آباد جا کر مہبانوں کو واپس لے آنا۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی اس کی طرف سے بہت پریشان ہو رہا ہے۔ پچھلی بار بھی جب وہ وہاں رکنے گئی تھی تو بیمار پڑ کر واپس آئی تھی۔ آنے کے بعد بھی کئی دن تک مجھے کچھ پریشان سی لگتی تھی۔ اصل میں گاؤں کا ماحول اس کے جی کو بھاتا نہیں ہے نا، اسی لیے زہرا کے بیاہ میں شرکت کے لیے جانے کے لیے بھی بہت مشکل سے راضی ہوئی تھی وہ۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت پریشان ہے۔ حالانکہ کہنے کو تو زہرا اس کی سگی بہن تھی، پر مجھے لگتا ہے وہاں گاؤں میں کوئی میری دھی کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہی نہیں، اس لیے وہ گاؤں جا کر رہنے کے نام سے بدکتی ہے۔ اچھا چل، زیادہ دل میلا نہ کر اس کی طرف سے، آخر وہ لوگ کیوں اسے پیار نہیں کریں گے؟ اپنے جو ہیں اس کے، کچھ بھی صحیح، مہبانوں ان کی سگی اولاد ہے۔ حورا کی تشویش پر صفدر نے اسے سمجھانا چاہا۔ ان لوگوں نے اسے کبھی اپنا سمجھا ہی کب ہے؟ جیسے پیدائش پر بوجھ سمجھا، اب تک ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کرتے چلے آئے ہیں۔ اتنے سالوں میں کبھی ایک بار بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی عید شب برات کے موقع پر اسے ایک جوڑا ہی پہنا دیں۔ حورا ویسے مہبانوں کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن آج خود سارے گلے شکوے لے کر بیٹھ چکی تھی۔ چل جانے بھی دے، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہے؟ ان لوگوں کے حالات ہی کہاں ہیں ایسے کہ وہ کچھ کر سکیں اس کے لیے؟ اگر کچھ کر سکتے تو اپنے پاس ہی نہ رکھ لیتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ میری دھی کے نصیب سے اس نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میں خود اس کے سارے شوق پورے کر دیتا ہوں۔ اب بھی کروں گا، اب بھی بس یہ فکر لگی ہے کہ اتنے روپے جوڑ لوں کہ اس کو ڈاکٹری پڑھانے کا انتظام کر لوں۔ صفدر نے حورا کو ٹوکتے ہوئے بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ ہاں، پڑھنے کا تو اسے بہت شوق ہے۔ میں نے اس کے لیے جو گہنے بنوائے تھے نا، وہ اسے دیے تو مجھ پر الٹا برسنے لگی کہ بیبے یہ گہنے کیوں بنوائے ہیں میرے لیے؟ میرے داخلے کے لیے روپے سنبھال کر رکھ لیتی نا۔ میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ تیرا اور تیرے ابے کا معاملہ ہے، داخلے واخلے کا انتظام وہ خود کر لے گا۔ میرے ذمے تو تیرے بیاہ کا
काम निभाना है। हूरा का ध्यान बढ़ गया था और वो हंसकर सफदर को तफसीलात बताने लगी थी। इंशाअल्लाह मैं उसकी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। मेरे लिए तो महबानो मेरी बेटी है और बेटा भी। बस अल्लाह ताला ने हमें जितनी औलाद देनी थी दे दी। मेरे बस में जितना हुआ मैं उसके सारे अरमान जरूर पूरे करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। सफदर की मोहब्बत को महसूस करके हूरा मुस्कुराने लगी, फिर चौंक कर पूछने लगी, तुमने महबानो के कॉलेज में उसकी छुट्टी की दरखास्त नहीं दी थी क्या? आज शाम के वक्त एक लड़की आई थी महबानो का पूछने के लिए। मैंने बताया कि अभी महबानो गांव से वापस नहीं आई। वो हैरान होकर कहने लगी कि अच्छा, मैं तो समझी थी कि महबानो आज वापस आ गई है। थोड़ी देर अंदर आकर भी बैठी और सारे घर में यूं नजर घुमा घुमा कर देखने लगी जैसे मैंने महबानो को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। मुझे उसकी बेताबी पर हंसी आने लगी। ये लड़कियां बालियां पीना अजीब लड़कियां होती हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे मन लगा लेती हैं कि फिर 2-4 दिन भी एक दूसरे के बगैर गुजारना मुश्किल काम नजर आता है इन दोनों को। हूरा अपनी बात के इख्तिताम पर हौले से हंसने लगी। मेरी धी है ही ऐसी कि सब उससे प्यार करे। वैसे ये कौन सी सहेली थी जो बेताब होकर घर तक चली आई? वरना मैंने तो कॉलेज में इत्तला कर दी थी कि शायद महबानो अभी 1-2 दिन मजीद ना आए। कोई नई सहेली मालूम हो रही थी। इससे पहले तो मैंने कभी उसे यहाँ नहीं देखा। कौसा नाम बताती थी वो? सफदर के पूछने पर हूरा ने उसे तफसील बताई। चल होगी कोई, कल मैं महबानो को वापस लेकर आ जाऊंगा तो उसे बताना, वो आप ही पहचान लेगी। बस अब अपनी बातें बंद कर दे, मुझे नींद आने लगी है। सवेरे उठकर पहले मंडी से फल लेकर आऊंगा, फिर महबानो को लेने के लिए गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा ताकि गांव से वापस आकर शाम के वक्त अपना ठेला भी लगा सकूं। मेरी असल बिक्री का वक्त तो शाम को ही होता है। सफदर हूरा को गुफ्तगू का सिलसिला खत्म करने का इशारा देते हुए बिस्तर पर लेट गया। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर तेजी से दस्तक दी। इलाही खैर, ये इस वक्त कौन आ गया? हूरा घड़ी की तरफ देखते हुए घबराते हुए कहने लगी, तू तो बस हर वक्त इसी तरह हौलती रहा कर, मैं जाकर देखता हूँ। हो सकता है पास पड़ोस में किसी का कोई काम पड़ गया हो। सफदर ने हूरा को टोका और खुद बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ को बढ़ गया। इस मोहल्ले में उसका एक जमाने से कयाम था। इर्द गिर्द सब एतबार के लोग बसते थे और अमनो अमान की सूरत हाल भी बिल्कुल तशवीशनाक न थी। इसलिए बिना कोई तहकीक किए खट से दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद लोग बिल्कुल तैयार खड़े थे। दरवाजा खुलते ही वो सफदर को धक्का देते हुए अंदर घुस आए। कौन हो तुम लोग? सफदर ने उनके इस अंदाज पर घबरा कर पूछा। कहाँ है तेरी धी? बता तो सही, कहाँ छुपा कर रखा है तूने? सफदर के सवाल को नजरअंदाज करके आने वालों में से एक ने सख्त लहजे में उससे सवाल किया, तुम कौन लोग हो जो मेरी धी के बारे में इस तरह मुझसे पूछते हो? बताओ तो सही, तुम कौन हो? एक अजनबी की जबान से बेटी का जिक्र सुनकर सफदर के खून ने जोश मारा और उसने बजाय जवाब देने के कड़े तेवरों से पूछना चाहा। जवाबन उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ आकर लगा। हूरा, जो इस तरह अजनबियों के अचानक घर में आग घुसने से दम बखुद खड़ी नजर आती थी, सफदर को थप्पड़ लगते ही जोर से चीख पड़ी, इसकी आवाज बंद करो। यहाँ घरों की दीवार से दीवार जुड़ी है, कहीं आस पास आवाजें चली गई तो सब लोग इधर ना आ जाएं। वो शख्स जो शुरू से सवाल जवाब करता नजर आता था अपने एक साथी से बोला। उसने आगे बढ़कर हूरा का दुपट्टा घसीटा और उसके मुंह में ठूंस दिया। आखिर तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? सूरत-ए-हाल की संगीनी को महसूस करते हुए सफदर ने इस बार कदरे बेबसी से सवाल करना चाहा। हम यहाँ तेरी धी का पता मालूम करने आए हैं, उसे हमारे हवाले कर दे और अपनी जान छुड़ा ले, बस इतनी सी बात है। उस शख्स ने एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराना चाहा। वो यहाँ नहीं है, अपने गांव गई हुई है। लेकिन तुम लोग कौन हो और तुम्हारा मेरी धी से क्या ताल्लुक? सफदर ने उस शख्स के कड़े तेवर देखते हुए उसके सवाल का जवाब तो जरूर दिया, लेकिन खुद को इस्तफसार करने से भी न रोक सका। झूठ बोलता है, गांव से तो वो आज दोपहर को भाग निकली। वहां से भागने के बाद वो तेरे अलावा किसके पास जा सकती थी? यकीनन वो यहीं चली आई। तू सीधी तरह हमें बता दे कि उसे कहाँ छुपा कर रखा है। इस दफा उस शख्स ने सफदर के पेट में जोरदार लात रसीद करते हुए उससे महबानों का पता मालूम करने की कोशिश की थी। सफदर पेट में लगने वाली उस तकलीफ से दोहरा हो गया था। पूरा, जिसके मुंह में कपड़ा ठूंसने के साथ साथ हाथ पैर भी बांध दिए गए थे, सफदर को तकलीफ में देखकर बहुत ज्यादा बेचैन नजर आने लगी थी। बोल, बता,
पता उगलता है अपनी बेटी का या नहीं? अगर तूने सीधी तरह से मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो मैं तेरे हलक में हाथ डालकर पेट से अंतड़ियां तेरी खींच लूंगा। याद रख तू, मैं चौधरी का बंदा हूँ। सफदर की तकलीफ की परवाह किए बगैर उस शख्स ने पैर दर पैर उसे कई मुक्के और लातें रसीद कर दी और अपना सवाल दोहराना चाहा। मैं सचमुच नहीं जानता कि मेरी धी कहाँ पर है। मैं उसे गांव में छोड़कर आया था। तुम लोग कहते हो कि वो गांव से भाग गई है। यकीनन उसने ऐसा तुम्हारी वजह से ही किया होगा। अब कान खोलकर मेरा जवाब भी सुन लो। अव्वल तो मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन अगर मुझे मालूम भी होता तो मैं हरगिज तुम जैसे जालिमों को उसका पता कभी ना बताता। सफदर, जो इब्तिदा में जरा खौफजदा नजर आता था, इस बार बेजिगरी से कहने लगा, तू मेरी नरमी की वजह से इतना जोर दिखाता है ना, तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुझ में कितना जोर है और तू कब तक मेरे सामने जमकर खड़ा रह सकता है। उस शख्स का लबो लहजा अचानक ही बहुत ज्यादा भयानक हो चुका था। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा किया तो उन्होंने सफदर को दबोच लिया और एक चारपाई दीवार के साथ खड़ी करके सफदर को उसके साथ बांध दिया। उसका मुंह भी कपड़ा ठूंसकर बंद कर दिया गया। ये अगर जबान बंद रखना चाहता है ना, तो मुझे भी शौक नहीं इसकी चीखों से मोहल्ले वालों को जमा करने का। सुना तुम लोगों ने? सफदर को चारपाई के साथ बांधने वालों ने हुक्म की फुर्ती से तामील की। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई थी। इस खामोशी को चाकू खुलने की कड़कड़ाहट ने तोड़ डाला। ये चाकू उस शख्स ने अपनी जेब से बरामद किया था और अब आंखों में हद दर्जा सफाकी लेकर सफदर की तरफ बढ़ता नजर आता था। सफदर एक आम सा आदमी था। ये मंजर देखकर उसके जिस्म से पसीना फूट पड़ा। हूरा भी रहम तलब नजरों से उस शख्स की तरफ देखने लगी, लेकिन वो तो जैसे अपना कोई मनपसंद खेल शुरू करने जा रहा था। चुनांचे उन दोनों की कैफियत को नजरअंदाज करके सफदर के करीब जा पहुंचा और चाकू वाला हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत से चाकू सफदर के बाजू में घोंप दिया। तकलीफ की शिद्दत के बायस सफदर का हाथ बुरी तरह से तड़पा था और बाजू से फूटते खून के धारे के साथ साथ आंखों से आंसू भी निकलना शुरू हो गए थे। अगर उसके मुंह में कपड़ा ना ठुसा होता ना, तो यकीनन उसके हलक से बहुत कर्बनाक चीख बुलंद होती। चीख का तो रास्ता बंद था। चेहरे पर छाए तासुरात उसके कर्ब की दास्तान बयान करते थे। सफदर की ये हालत देखकर हूरा की आंखों से आंसू जारी थे। इस बुढ़िया का मुंह खोलो। अगर ये अपने शौहर को तकलीफ से बचाना चाहती है ना, तो फिर इसे अपनी धी का पता बताना पड़ेगा हम लोगों को। हूरा की कैफियत ने उसकी सफदर से मोहब्बत को अयां कर दिया था, इसलिए उस सफाक इंसान ने अपने सवाल के जवाब के लिए अब उसे इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू कर दी। उसकी हिदायत पर हूरा के सर पर खड़ा आदमी उसके मुंह में से कपड़ा निकालने लगा। खबरदार, जो मुंह खुलने के बाद अपनी आवाज जरा सी भी बुलंद की, अगर तुम्हारी आवाज निकली ना, तो मैं उसकी जान निकाल दूंगा, उसने सफदर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हूरा का मुंह खुलने से पहले उसे धमकी दे दी गई थी, इसलिए वो चुप थी। ये सच कह रहा है। हमें कुछ मालूम नहीं कि महबानो कहाँ गई। हम उसे गांव में ही छोड़ कर आए थे। मुंह में कपड़ा ठुसने के बाद हूरा का हलक बुरी तरह से खुश्क हो गया था, लेकिन मुंह से कपड़ा निकालने के बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। उसने हिम्मत करके आवाज निकाली और उस शख्स को समझाने की कोशिश शुरू कर दी। रद्द-ए-अमल में उस शख्स ने अपना हाथ एक बार फिर बुलंद किया। इस बार सफदर का दूसरा बाजू उसका निशाना बना हुआ था। सफदर इस दूसरे वार पर इस पूरी तरह से तड़पा कि चारपाई उसका सारा बोझ सहार न सकी और खड़ी न रह सकी। नतीजतन सफदर इस हालत में जमीन पर गिर पड़ा कि चारपाई का पूरा बोझ उसके ऊपर पड़ा था। अल्लाह के वास्ते हम पर रहम करो। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहती हूँ कि हम लोगों को महबानों के बारे में कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ पर है। हूरा ने सफदर की हालत देखकर बिलक बिलक कर रोते हुए यकीन दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। इस बार उसकी कोशिश किसी हद तक कामयाब रही। वो शख्स फर्श पर चारपाई के नीचे पड़े सफदर पर मशके सितम करने के बजाय हूरा की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसे गौर से देखते हुए बोला, अगर वो तुम्हारे पास नहीं आई तो उस जगह का पता बता दो ना जहाँ वो जा सकती है। मुझे कुछ मालूम नहीं। हमारी सारी बिरादरी गांव में ही रहती है। यहाँ मैं और सफदर तन्हा रहते हैं। इस घर के सिवा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो जा सकती है। हूरा ने पूरी सच्चाई से जवाब दिया था, जिस पर किसी को यकीन ना आया था। बुढ़िया, हमें चलाने की कोशिश करती है ना तू? चारपाई सीधी करके खड़ी करो, जल्दी करो।
ये लोग खुद अपना भला नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। उस शख्स ने धीमी आवाज में गुर्राकर हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील कर दी गई। चारपाई से बंधे हुए सफदर की गर्दन ढलकी हुई थी और उस पर एक बड़ा सा गोमड़ भी नजर आता था। ये गोमड़ यकीनन चारपाई समेत मुंह के बल गिरने से निकल आया था। वो ना तो कोई आदि मुजरिम था और ना ही मुजरिमों से मुकाबला करने की इस्तात रखने वाला कोई आदमी। चुनाचे जरा सी देर के इस बदतरीन तशद्दुद ने उसकी हालत बर्बाद करके रख दी थी। खून के बेतहाशा इखराज और तकलीफ की शिद्दत ने उस पर गशी तारी कर दी थी। रहम करो इस पर, तुम्हारा जुल्म इसकी जान ले लेगा। सफदर की हालत देखकर पूरा बिलबिलाने लगी। अगर मैं तुम लोगों की जबान खुलवाकर तुम्हारी धी का पता मालूम नहीं कर सका तो चौधरी साहब हमारी जान ले लेंगे ना, समझी तुम लोग। हूरा की इल्तजा का बेहद रुखाई से जवाब देकर उस आदमी ने हूरा को मुतमईन करना चाहा। कौन चौधरी साहब? क्या चौधरी इफ्तिखार आलम शाह की बात करते हो? हूरा चौंकी। हाँ, वही चौधरी साहब। और कौन से चौधरी साहब की बात करेंगे हम? तेरी धी ने गांव से भागकर उनके गजब को ललकारा है। हूरा के सवाल का जवाब असबात में आया। महबानों का क्या ताल्लुक चौधरी इफ्तिखार आलम शाह से? बता तो सही। हूरा हैरत से बुड़बुड़ाई। चौधरी साहब का दिल आ गया था उस पर, लेकिन वो तो खुद कोई ऊंची शय समझती है अपने आप को। अब अपने माँ प्यो का हाल देखेगी ना तो तीर की तरह सीधी होकर चली आएगी। माँ प्यो कुर्बान अपनी धी पर। उसकी इज्जत के बदले अगर हमारे जिस्म के टोटे टोटे भी हो जाए ना तो हमें दुख नहीं होगा। हूरा ने बेसाख्ता ही जवाब दिया, जो यकीनी तौर पर सुनने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो गुर्राकर बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारे जिस्म के टोटे टोटे कर डालता हूँ। वो हूरा के करीब आया और उसका मुंह अपने हाथ से अच्छी तरह दबोचने के बाद चाकू उसके दाएं कान पर रखकर हाथ को जुम्बिश दे दी। तेज धार चाकू ने लम्हा भर में हूरा के कान पर वार किया। मुंह अच्छी तरह गिरफ्त में होने के बावजूद उसके हलक से घुटी घुटी चीखें बरामद हुई। इसे होश में लाओ, अब बुढ़िया धी से मोहब्बत का सबूत देगी और ये हमारे सवालों का जवाब भी देगा। सफदर की तरफ इशारा करते हुए उस शख्स ने अपने साथी को हुक्म दिया और खुद हूरा का दुपट्टा दोबारा से उसके हलक में ठूंस दिया। कटे हुए कान की तकलीफ से हूरा की हालत गैर हो रही थी। कान से बहकर आने वाला खून उसकी गर्दन पर से गुजरता हुआ गिरेबान में जज्ब होकर उसे भिगो रहा था। हाँ भाई बुढ़े, क्या हाल है तेरा? बोल, कुछ बताएगा या नहीं? इस बुढ़िया का भी तेरी तरह का हाल करूं या नहीं? सफदर के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाने के बाद उससे सवाल किया गया। सफदर, जो खुद पर किए गए तशद्दुद की वजह से तबाह हाल आदमी बन गया था, हूरा की हालत देखकर बिल्कुल ही ढह गया था। मत करो इतना जुल्म, हमें सचमुच तुम्हारे सवाल का जवाब मालूम नहीं। सफदर बाकायदा आंसुओं के साथ रो पड़ा।